हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर करा चुकी थी, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड हमने पढ़ा था क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के यूनिट के बारे में जाना, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और 11th क्लास का बहुत इजी चैप्टर है। सो फ्रेंड, ये आपके स्कूल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, सब में पूछा जाता है। जेईई एग्जाम में कभी कभी डायमेंशन निकालने के लिए आती है, ठीक है। तो मैं ललिता, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और इससे बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो डायमेंशनल एनालिसिस है, हमने जो क्वांटिटी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था, नॉर्मल सी चीजें पढ़ी थी। कोई भी हमें डायमेंशन दी थी, हमें उसका यूनिट निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है कि कोई भी क्वांटिटी होगी उसकी हमें क्या करनी है, यूनिट डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन देखिए कैसे निकालते हैं। मास है तो मास के लिए हम क्या मान लेते हैं, m, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ है, लेंथ को L कह देते हैं, एंड टाइम, टाइम को T बोल देते हैं। अब हमने जो क्वांटिटी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि ये क्या था, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। मास को हम किस में मेजर करते थे, मास की यूनिट क्या होती थी, केजी। इसी तरीके से लेंथ को हम किस में करते थे, लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती थी, मीटर। एंड टाइम की यूनिट क्या होती थी, सेकंड। इस तरीके से हम क्या करते थे, क्वांटिटी का यूनिट निकाल लेते थे कि क्वांटिटी की यूनिट थी, ठीक है। ये सारी होगी, इसे हम बोलते हैं यूनिट। एंड जो ये है एम, एल और टी की फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा यूज होने वाला है डायमेंशन में कि हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि हमें वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन निकालते हैं, अब देखिए वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, देखिए लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमने लेंथ में मेजर कर दिया और टी को, ये क्या हो गया, टाइम। अब देखिए यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या निकल जाएगी, एल टी माइनस 1, क्योंकि एल यहाँ से ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एल और टी की फॉर्म मिल गई, लेकिन हमें एम की फॉर्म लेके आनी है। लेकिन जो मास है यहाँ पर 0 है, तो मास 0 है तो इसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, m0 L1 और T माइनस 1। इस तरीके से ये क्या हो गई, वेलोसिटी की डायमेंशन। क्या ये MLT नहीं, m की जो ये पावर है, ठीक है, पावर को क्या कहते हैं हम, डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। तो इसकी जो पावर आई यहाँ पर, ये जो पावर हो गई, इसे हम कहते हैं डायमेंशन, कि ये क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन। अगर आपसे पेपर में पूछा वेलोसिटी की डायमेंशन क्या, तो 0, 1 एंड -1 किसकी फॉर्म में, एम, एल, टी की फॉर्म में, ये क्या हो गई हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन। इसी प्रकार से अगर हमारे पास होता है कि अगर हम मोमेंटम की डायमेंशन निकालें, मोमेंटम की हमें डायमेंशन निकालनी हो तो मोमेंटम देखिए क्या होता है, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी।
ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास मोमेंटम की। अब मास तो ऐसे ही रहा, मास वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या हो गया हमारे पास वेलोसिटी, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, एल में, अपॉन टाइम। अब यहां से ये क्या हो गया देखिए, एम एल टी माइनस 1। जो हमारा मास है और क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 टाइम है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये हमारे पास क्या होगी, मोमेंटम की डायमेंशन। कौन सी, जो इसकी पावर है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होगी, डायमेंशन। कहीं ये मत समझ लेना mlt, इसको हम डायमेंशन एनालिसिस बोल देते हैं। डायमेंशन कौन सी होगी, जो ये पावर में है। जैसे m की पावर 1 है तो ये डायमेंशन है, l की पावर 1, t की पावर -1, ये क्या होगी, डायमेंशन। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 1 -1 किसकी फॉर्म में, m l और t की फॉर्म में। ये हो गई मोमेंटम की डायमेंशन। तो इसी प्रकार से अब देखिए हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी हो। एक्सेलरेशन की हमें डायमेंशन बतानी हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर जो ये है इसे हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चेंज इन टाइम तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, लेंथ हो गया अपॉन टाइम, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एल और टी, ये टी क्या है, 2 टाइम है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे एल टी -2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब देखिए इसको, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 और t -2। अब कोई आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, तो आप कैसे बताएंगे, 0 1 -2 किसकी फॉर्म में, m l t की फॉर्म में। ये हमारे पास हो गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब फोर्स की डायमेंशन, इसी प्रकार अगर हम फोर्स की डायमेंशन निकालें, अब फोर्स की डायमेंशन थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि ये हर चीज में काम में आएगी। हम किसी चीज की डायमेंशन निकालेंगे तो उसके लिए हमें फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो m है मास है, a है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब मास ऐसी रहा, एक्सेलरेशन की हम अभी डायमेंशन निकाल चुके थे, क्या थी, m0 l1 t -2। ये क्या थी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, m1 l1 और t -2। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 1 1 एंड -2 किसकी फॉर्म में होगी, m l और t की फॉर्म में। m l t -2, m l t -2, इसको थोड़ा रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये जो फोर्स की डायमेंशन है ये हमेशा हर कोई किसी चीज का, हम क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो हमें फोर्स की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t -2, m l t -2। इसी प्रकार अगर हम प्रेशर की डायमेंशन निकालें, हमें प्रेशर की डायमेंशन निकालनी हो, ठीक है। तो अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली है, m l t -2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशन।
अब एरिया देखिए क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो मतलब एल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम है, ठीक है, मास है इसमें, तो इसको हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 और l क्या हो जाएगा -1 t -2। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गई, यहाँ पर प्रेशर की डायमेंशन मिल गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 -1 l -2 किसकी फॉर्म में, m l t की फॉर्म में। ये हमें प्रेशर की डायमेंशन मिल गई। अब देखिए ऐसे ये डायमेंशन अगर हम निकालने बैठ गए तो हमारे पास कम से कम 11th और 12th को मिला के कम से कम 300 से लेकर 400 डायमेंशन होगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे आपको फॉर्मूलास याद होंगे, वैसे वैसे आप डायमेंशन निकालते जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ और भी डायमेंशन, उसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे इसके। तो ये थी प्रेशर की डायमेंशन। जिसको नोट करना है फटाफट नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें वर्क की डायमेंशन निकालनी हो, वर्क की हमें डायमेंशन निकालनी है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की डायमेंशन हमें याद है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि क्या होता है। तो देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml t-2 फोर्स की डायमेंशन होगी इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की क्या, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, एल में। तो इसी प्रकार अब क्या हो जाएगी, देखिए m1 l2 t-2। तो ये हमारे पास हो गई डिस्प्लेसमेंट वर्क की डायमेंशन। कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 2 एंड -2 किसकी फॉर्म में, m l और t की फॉर्म में। ये हमारे पास हो गई वर्क की डायमेंशन। इसी प्रकार हमें एनर्जी की डायमेंशन निकालनी हो, एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है तो एनर्जी, अब देखिए वर्क, जो वर्क होगा वही एनर्जी होगा, ठीक है। हम वर्क को इसमें मेजर करते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी डायमेंशन दोनों की सेम होगी, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं m1 l2 और t-2। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन होगी, एनर्जी को। इसको या फिर ऐसे लिखना 1 2 एंड -2 किसकी फॉर्म में, ml और t की फॉर्म में। इसी प्रकार अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी की अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो तो एनर्जी है वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो और चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, लेकिन इसकी डायमेंशन सेम रहेगी। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m1 l2 और t-2 किसकी फॉर्म में, 1 2 और -2 किसकी फॉर्म में, m l और t की फॉर्म में। इसी प्रकार अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन तो अब देखिए है तो ये एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l2 और t-2। क्या लिखेंगे इसको, 1 2 और -2 किसकी फॉर्म में, ml और t की फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमने डायमेंशन निकाली वर्क की, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, सबकी सब क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। अब देखिए अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो मोमेंटम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें डायमेंशन निकालनी हो। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला इसका, I = m × d², ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो m की क्या m क्या है, मास, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m और d², मतलब l को 2 टाइम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l²। अब इस प्रकार से देखिए इसकी डायमेंशन क्या बन गई,
M1 L2, टाइम तो है नहीं इसमें, तो टाइम को हम 0 लिख सकते हैं, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। इसको कैसे लिखेंगे हम, 1, 2 और 0 किसकी फॉर्म में, ML और T की फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन मिल गई। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हमें सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालनी हो, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स की यूनिट हम जानते हैं, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, F क्या है, फोर्स, F फोर्स हो गया और L लेंथ हो गया, ठीक है। तो फोर्स की हम डायमेंशन जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 फोर्स की डायमेंशन, और लेंथ L हो गया। अब देखिए यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा MT-2, लेकिन ये यहाँ पर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर L मिसिंग है, तो इसको हम लिख लेते हैं M की पावर 1 L 0 और T की पावर -2, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशन क्या हो गई, 1, 0 और -2 किसकी फॉर्म में, M, L और T की फॉर्म में। ये हो गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकाली। इसी प्रकार अगर हमें स्ट्रेस की डायमेंशन निकालनी हो, स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम आगे का कवर करते जाएंगे, आगे के चैप्टर हमें फॉर्मूलास याद होते जाएंगे, आई मीन आपको फॉर्मूलास याद होते जाएंगे। स्ट्रेस की हमें डायमेंशन निकालनी है। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, वेयर F इजिकल्स टू फोर्स और A क्या है, एरिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 फोर्स की डायमेंशन, और एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ। तो इस ये क्या होगी, MLT-2, अब लेंथ इंटू लेंथ, L स्क्वायर हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं M, अब एक L ऊपर है और 2 L नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक L से एक L हटा दो, तो यहाँ L क्या हो जाएगा, -1 और T -2, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1, -1 और -2, इसकी फॉर्म में ML और T की फॉर्म में। इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, स्ट्रेस की डायमेंशन मिल गई। अगर हमें स्ट्रेन की डायमेंशन निकालनी हो, स्ट्रेन, तो अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, वेयर ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और L ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब देखिए मतलब है तो लेंथ, चाहे लेंथ चेंज हो रहा है चाहे वो ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन दोनों क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ अपॉन लेंथ, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो L क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें देखिए मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, दोनों में से एक चीज नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, M0 L0 और T0। अब बताइए अभी तक तो हमने डायमेंशन निकाली थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, किसी की फॉर्म में नहीं आ रही है। MLT तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जो इसकी डायमेंशन है 0 आ रही है। तो ऐसे केसेस में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, हम इसको लिखेंगे
डायमेंशन लेस, M0, L0 और T0, ये क्या हो गई डायमेंशन लेस। तो चेक करते हैं क्या इसके आगे वाले, जैसे कि हमने स्ट्रेन की निकाल दी, ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और चेक करते हैं क्या वो भी डायमेंशन लेस है या फिर उनकी कोई डायमेंशन। देखिए हमारे पास नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको चेक करते हैं इसकी कोई डायमेंशन है या ये डायमेंशन लेस है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, V1 अपॉन V2, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। इस तरीके से देखिए वेयर V1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम और V2 स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। अब देखिए स्पीड है, चाहे फर्स्ट मीडियम है चाहे सेकंड मीडियम है, लेकिन स्पीड है और मीडियम आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, M0, L0 और T0। मतलब कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L अपॉन A। तो जाहिर सी बात है अगर इसको हम लेंथ में मेजर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसकी ना लेंथ है ना मास है और ना टाइम है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये भी क्या होगी डायमेंशन लेस, M0, L0 और T0, ये क्या होगी डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसी प्रकार की जो और हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, उसे चेक करते हैं कि वो सबकी सब डायमेंशन लेस होंगी या फिर उसकी डायमेंशन भी होगी, क्योंकि हम 2-3 तो निकाल चुके हैं, वो क्या थी डायमेंशन लेस थी। कुछ आगे चेक करते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं क्या ये डायमेंशन लेस है या फिर नहीं। वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करते हैं इसकी कोई बीमा होगी या फिर ये बीमे लेस होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन विद्युत धारा, ठीक है। अब हमें वर्क की तो पता है लेकिन हमें इसकी नहीं पता, तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, करंट हो गया, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। इसी प्रकार टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को किस में करते हैं थीटा। अब हमें दो चीजें मिल गई यहाँ पर, एम्पियर और थीटा मिल गई। तो अब देखिए वर्क क्या होता है, वर्क हम पढ़ चुके हैं, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, I विद्युत धारा और T, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं I इंटू T। तो अब यहाँ से हम जानते हैं फोर्स की डायमेंशन हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन पता है, ठीक है। अब ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमें पता है कि इसको हम किस में मेजर करते हैं एम्पियर में करते हैं, और टी क्या है हमारे पास टाइम है। तो अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं एल में,
अब अगर आई हमारा इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू अपॉन टी। अगर क्यू को हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा आई इंटू टी। ये फॉर्मूला बहुत पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है, और बार बार ये यूज भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई की यूनिट क्या होती है, ए से मेजर करते हैं, और ये हो गया हमारे पास टाइम। तो अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1 और L2, क्योंकि एक L ये है और एक L ये है, तो ये क्या हो जाएगा L²। अब देखिए एक T नीचे है और 2 T ऊपर है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा T-3 A इनवर्स। ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस में चला जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशनल क्या हो जाएगी, 1, 2, -3 और -1। किसकी फॉर्म में, M, L, T और A की फॉर्म में। अरे मैम आपने तो बोला था कि हमको सिर्फ डायमेंशन पढ़नी है, तो M, L, T की फॉर्म में आएगी, यहाँ पर तो A आ गया। ये क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी हमने डायमेंशन निकाली, तो यहाँ पर हमें इसकी 4 फॉर्म मिली, M, L और T एंड A, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन निकाल दी। उसके बाद बोर्ड वालों की बहुत फेवरेट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ठीक है, अब निकालते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। हमारे पास नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं हम के। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, PV = KT, जहां पर P क्या है, प्रेशर है, B क्या है, वॉल्यूम है, K क्या है, हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरीके से लिख लेना, वेयर P = प्रेशर और V क्या है, वॉल्यूम, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T है हमारा टेम्परेचर। ये मिल गया। अगर इस तरीके से आप पेपर में लिखे आते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए K अगर इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, PV/T। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू, और वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, फोर्स तो हमने, ये तो प्रेशर तो हमने लिख लिया, ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। और T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में नापते हैं हम, थीटा में। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं A से A हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम फोर्स की डायमेंशन लिख लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT-2, लेंथ बचा, ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, थीटा। अब इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, ML2T-2 और थीटा इनवर्स। ये हमारे पास हो गई बोल्ट्जमैन की डायमेंशन। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, -2 और -1 किसकी फॉर्म में, MLT और थीटा की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1, L2 और T-2 और थीटा क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इस प्रकार ये क्या होगी हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट H। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट का, एनर्जी =
h इंटू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखिए h क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, लिख लेते हैं इस तरीके से, वेयर E इज इक्वल्स टू एनर्जी, h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, और F क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। F है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहां से अगर H को हम इधर लेके आ गए, ठीक है, H इधर आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये बचेगा। एक फॉर्मूला बन गया। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t। अब यहां से देखिए हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है L, एंड ये क्या हो गया T। अगर ये T ऊपर चले जाएगा तो इसको करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं T, कि यहाँ से क्या हो जाएगा M, एक L ये है एक L ये, तो L2 और T -1 किस लिए हुआ यहाँ पर T -2 है और यहाँ पर क्या है सिंगल T है, तो इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास मिल गया ML2T-1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1L2T-1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 -1 किसकी फॉर्म में, MLT की फॉर्म में। ये हमारे पास नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए निकालेंगे। बहुत ही कठिन है, ध्यान से देखिएगा कि कितनी ज्यादा कठिन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, F = G m1 m2/d²। अब G क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, M क्या है मास है, और D क्या है डिस्टेंस है, और F जो है फोर्स है। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। G अगर इधर आ जाता तो हमारे पास क्या, F उधर चला जाएगा तो जाएगा F_d²/m1 × m2। ये मिल गया हमको यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। हमें यहाँ से फोर्स का डायमेंशन मिल गया। अब हमारे पास क्या है, d² है, मतलब जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, 2 बार इंटू किया गया है, तो इसको हम ले लेते हैं L²। अब देखिए M1 × M2 मतलब क्या है, ये भी मास है ये भी मास है, तो इसको हम लिख सकते हैं M × M, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से देखिए एक M से एक M कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ एक M बचा है, तो इधर से ये क्या हो जाएगा, M ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा M-1, और L क्या हो जाएगा 3, एक L यहाँ पर है और 2 L यहाँ पर है, तो L3T-2। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 3 -2 किसकी फॉर्म में, M L और T की फॉर्म में। ये मिल गया यहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट आता है एंगल की डायमेंशन होगी या नहीं होगी। एंगल की डायमेंशन, अब देखिए
एंगल जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सपोज दैट हमारे पास क्या है 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री की एंगल की हम किस तरीके से डायमेंशन निकालेंगे? डायमेंशन निकलेगी नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये क्या है? डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। लेकिन हाँ, इसकी यूनिट होती है, यूनिट हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। अब देखिए जो सॉलिड एंगल क्या होता है, इसमें 3D पिक्चर बनती है। मतलब कोई चीज ऐसी होगी तो उसको हम ऐसे देखेंगे, उसमें क्या होगा? 3D पिक्चर बनेगी। इसे क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था। सॉलिड एंगल क्या है? ये भी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस है। लेकिन हाँ, यूनिट इसकी भी होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? स्टेरेडियन। यूनिट हो गई इसकी स्टेरेडियन। करा दी, लेकिन डायमेंशन अगर कराने बैठ गए ना तो पूरा 11th और 12th का सिलेबस उठा के देख लेंगे तो उसमें कम से कम 300 या 400 डायमेंशन निकलेंगी। यहाँ पर वो कराना इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और सारे फॉर्मूले से आपको डायमेंशन मिल जाएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम पढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है b = a + bt, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। हमें a और b की क्या करनी है? डायमेंशन निकालनी है। ठीक है। अब देखिए, उससे पहले एक चीज जानते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे। अगर देखिए एक कोई भी इक्वेशन दी होती है, x + x दिया होता है, तो आप नॉर्मली लिख देते हैं 2x। ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, आपने ये तो निकाल दिया, आपसे कहा जाए कि 5x - 3x, तो इसका आंसर आप निकालेंगे, ये हो गया 2x। सेम इसी तरीके से हमारे पास देखिए, अगर आपको बोला कि x + y है, इसको जोड़िए, तो आप कैसे करेंगे? ये जो x है ये अलग टर्म है और ये y है अलग टर्म है, तो इनको जोड़ना इम्पॉसिबल है। ये वैसा का वैसा ही रहेगा, x वैसा ही रहेगा और y वैसा ही रहेगा, तो हम इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते। अब देखिए, हमसे कहा लंबाई होगा, ठीक है, लंबाई + लंबाई दोनों को जोड़ना है। ठीक है, लंबाई है और दूसरा भी लंबाई है, दोनों को ऐड करना है, तो लंबाई ही तो आएगा। इसी तरीके से हमें ऐड करना हो, अगर चौड़ाई हो + चौड़ाई, तो चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? चौड़ाई आएगा। अगर आपसे कहा जाए ऊंचाई + ऊंचाई, अगर ऊंचाई को ऊंचाई में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि आपको 3 kg + 3 मीटर ऐड करने हैं, तो आप कैसे ऐड करेंगे? केजी अलग यूनिट हो गया और मीटर अलग यूनिट हो गया, तो ये चीज आपको इम्पॉसिबल करनी है। हमें यहाँ पर क्या करना है? समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, उसे चेक करके बताना है कि उसकी राइट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं होगी। तो देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास b = a + bt। अब देखिए, जहां पर b क्या है, वेयर b = वेलोसिटी, v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम, t टाइम है। हमें क्या करना है? इसमें डायमेंशन फाइंड करनी है a और b की, a की और b की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए, सॉल्यूशन है इसका।
डायमेंशन फाइंड करनी तो हम क्यों ना इसको ऐसे लिख लें, v माइनस ए माइनस बी टी। कैसे आया, b आया और जो a क्या है पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इजिकल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमें क्या करनी है, a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b। हमें a क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन है और b क्या है वेलोसिटी है, दोनों का हमें डायमेंशन निकालना है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, L/T, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1, ये इसकी डायमेंशन होगी। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे तो वो भी हमारा ये आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m0 L1 और T-1। इसकी डायमेंशन मिल गई हमको यहाँ से। अब हमको निकालना है b इंटू टी की डायमेंशन ऑफ b इंटू टी, ठीक है। b इंटू टी की डायमेंशन निकालेंगे और साथ में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये इस टाइप वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 2 नंबर का या 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ से b इंटू टी की हमें डायमेंशन निकालनी है। t क्या है हमारे पास, टाइम है, b इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, L/T, L/T हो गया, b = क्या हो जाएगा, L-1। इसकी डायमेंशन मिल गई हमें। b इंटू टी की डायमेंशन निकाली हमने क्या किया, L/T² हो गया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-2। अगर हम इसको लिखेंगे तो m0 L1 T-2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन की सत्यता की जांच कीजिए। हमें बताना है, हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, हमें बताना है कि उसकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास गति का जो प्रथम मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी, b = ठीक है, b क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, b = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट थी, एंड सेकंड जो गति का प्रथम नियम था वो था b = u + at, और जो दूसरा था s = ut + 1/2 at², ये क्या थी इसकी सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v = u + at। अब यहाँ पर क्या है, जो ये v है ये क्या है, वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x में x जोड़ेंगे तो हमें x ही मिलेगा ना, उसकी जो लास्ट टर्म है वो x ही मिलेगी। अगर हम लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो हमें लेंथ ही मिलेगा। इसी सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। ये क्या है, b जो है वेलोसिटी है, तो u भी क्या है, वेलोसिटी है। अगर v और u वेलोसिटी है तो जैसी बात है कि at भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, v = वेलोसिटी u भी क्या होगा, वेलोसिटी
बी और यू वेलोसिटी है, तो जैसी बात है हमारे पास क्या बचता है ए टी भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी। ये क्या हो गया वेलोसिटी। इसी प्रकार से ये जो सेकंड है, ठीक है, ये एस क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी है। अगर ये डिस्टेंस है तो जैसी बात है यू टू भी डिस्टेंस होगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस है तो डेफिनेटली कि ए टी भी क्या होगा डिस्टेंस होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेके आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की इक्वेशन निकाल लेंगे, वेलोसिटी की प्लस यू प्लस ए टी की। तो अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर क्या v क्या है वेलोसिटी है। अगर b वेलोसिटी है तो u भी वेलोसिटी है। अगर ये दोनों वेलोसिटी हैं तो जैसी बात है ए टी भी क्या होगा वेलोसिटी होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ v। अब देखिए b क्या होता है, b होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, एल में, और ये क्या हो गया टाइम। तो अब देखिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। अब इसी तरीके से हम u की निकाल लेते हैं। u की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ u, जैसी बात है u क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1। अब हमारे पास बचता है ए टी की हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो अब देखिए ए टी है क्या, वेयर ए टी, ए क्या है एक्सेलरेशन, ए हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और टी क्या हो गया टाइम, टी टाइम हो गया। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी, इनटू ये क्या हो गया टी हो गया। तो अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। तो कहने का मतलब है b की, u की और a t की डायमेंशन सेम आ गई। हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। हमें इक्वेशन की क्या करनी थी, इक्वेशन को वेरीफाई करना था कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा तो नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर फिट हो गई कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। बस यही था हमारा आंसर। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी। गति का क्या है द्वितीय समीकरण है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एस की डायमेंशन निकालेंगे। अब देखिए एस है क्या, यहाँ पर एस डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है तो यू टी भी डिस्टेंस होगा। जैसी बात है अगर ये दोनों डिस्टेंस हैं तो ए टी भी क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो अब देखिए इसकी डायमेंशन निकाल देते हैं। डायमेंशन ऑफ एस, एस की डायमेंशन दूरी को किससे हम मेजर करते हैं एल से, तो एस की डायमेंशन क्या होगी एल। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं यू टी की डायमेंशन निकाल देते हैं। डायमेंशन ऑफ यू टी। तो अब देखिए यू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1 और ए क्या है टी। अब टी यहाँ पर टी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा केवल एल, मतलब एस की और यू टी की डायमेंशन इक्वल आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या है 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास बचता है ए टी। अब यहाँ पर देखिए ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम,
ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। अब हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए टी, हमें ए टी की डायमेंशन निकालनी है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाती है, एल टी माइनस टू एंड टी। ये क्या होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एल। तो कहने का मतलब है कि एस की, यूटी की और एटी की डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई। और हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इसलिए क्या है, जो हमारा दिया हुआ जो इक्वेशन है वो क्या है, सत्य है। बस यही इसका आंसर था। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। दोनों साइड की क्या करनी है, हमें डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि mv और mgh है क्या, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, वेयर m इज इक्वल्स टू मास, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, इस साइड जो m है वो तो वही रहेगा मास, g है हमारे पास ग्रेविटेशनल, g हो गया ग्रेविटेशनल, और h है हमारे पास हाइट। हमें पता चलेगा कि m क्या है, मास है, v है वेलोसिटी है, और g क्या है ग्रेविटेशनल, और h क्या है हाइट। हमारे पास बचता है हाफ, मतलब 1/2। ये क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड की हमें क्या करनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, मास तो ऐसे ही रहा इनटू, अभी क्या है वेलोसिटी, हम जानते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, ये हो गया वेलोसिटी। सेम इस साइड भी m इंटू एल टी माइनस 2 और l, ये हो गया। देखिए फ्रेंड, राइटिंग तो मेरी बहुत प्यारी है, सुंदर सुंदर, अच्छे से थोड़ा नोट करना। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ से देखिए m ऐसे ही रहा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और t माइनस 2, ये हो गया हमारे यहाँ पर। इसको वही हम सॉल्व कर लेते हैं, m ऐसे ही रहा इंटू एल स्क्वायर और t माइनस 2, ये हो गया। अब यहाँ से इसको और आगे बढ़ते हैं, m1 हो गया, l2 और t माइनस 2 इजिकल्स टू m1 l2 और t माइनस 2। तो कहने का मतलब है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमें जो इक्वेशन दी थी उससे ये प्रूफ होता है कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और हमारी इक्वेशन क्या है, सही है। तो आई होप सो फ्रेंड कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, ताकि आपको आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।